हमें अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारी नदियाँ, तालाब और झीलें सब बहुत गंदी हैं। साथ ही हमें ये रश्क भी होता है कि कैसे यूरोप और पश्चिमी देशों और दुनिया के दूसरे देशों में नदियाँ इतनी साफ़ हैं और वहाँ पर वाटर बॉडीज़ जो हैं सारी की सारी बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देती हैं, काफ़ी हद तक, हमारे मुकाबले तो बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो प्लेटफॉर्म जहां पर हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बातें करते हैं। असल में 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जहां 10 बड़े मेट्रो शहरों की आबादी ही कोई 12 करोड़ के आसपास हो, वहां सीवेज ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो सीवेज घरों से निकलता है वो नदियों, झीलों, तालाबों और तमाम वाटर बॉडीज़ में यूं ही छोड़ दिया जाता है और वही सबसे अधिक पानी के प्रदूषित होने की एकमात्र वजह है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सीवेज को एक रिसोर्स के तौर पर देख सकते हैं, एक बर्डन या अभिशाप के तौर पर नहीं। और यह भी कहा था कि अगले वीडियो में हम ज़मीन से समस्या और समाधान दोनों की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत खास युवा मेहमान हैं, पंकज कुमार जी, जो अर्थ वॉरियर नाम की संस्था चलाते हैं और देश की तमाम नदियों पर और वाटर बॉडीज़ पर नज़र रखते हैं। पंकज जी, पहले तो मुझे बताएं कि ये जो पूरे देश में वाटर बॉडीज़ हैं हमारी, ख़ासतौर से नदियाँ, इनका इतना बुरा हाल क्यों है? देखिए, इनका बुरा हाल इसलिए है, अगर आप कोई भी नदी अगर उद्गम स्थल पे जाएंगे तो आपको वो नदी स्वच्छ दिखेगी, पर जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है नदियाँ गंदी होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारा वेस्ट वाटर है वो हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर हमारी नदियों में, तालाबों में, झीलों में जा रहा है, जिसकी वजह से आप नदियों की ये स्थिति देखते हैं कि नदियाँ गंदी हो रही और तमाम दूसरी वाटर बॉडीज़ या तमाम दूसरी वाटर बॉडी। जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि अगर हम अपने कचरे को और अपने सीवेज को साफ कंट्रोल करना सीख जाएं, सीवेज को साफ करना और कचरे का निस्तारण करना सीख जाएं, तो फिर वाटर बॉडीज़ के गंदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि यही दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ खराब होती हैं। जी बिल्कुल। पानी गंदा क्यों होता है? पानी अगर बहेगा तो वो और साफ़ होगी, गंदी नहीं होगी। अगर वो नदियों में बह रही है या तालाबों में बह, गंदा होने का कारण ये है कि आपने पानी में पानी के अलावा कुछ और मिला दिया। चाहे वो आपने सॉलिड में मिला दिया, आपने फूल डाल दिए या दूध डाल दिए, या उसमें आपने फैक्ट्री का केमिकल डाल दिया, या आपने घर का मलमूत्र डाल दिया। तो अगर हम वो डालना ही बंद कर दें, हाँ, तो गंदा ही नहीं होगा। गंदा इसलिए है कि आपने पानी में पानी के अलावा कुछ और मिला रहे हैं। और हमारा जो वाटर क्राइसिस है, चाहे वो पीने के लिए जरूरी दूसरी चीज़ों के लिए, उसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि हम उस पानी को गंदा करते हैं। जी, हम फ्रेश वाटर में प्रदूषित वो पानी मिला रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। और हमने ये बताया है कई बार अपने दर्शकों को कि फ्रेश वाटर कितनी तेज़ी से उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और उपलब्धता कम होती जा रही है। एनजीटी ने 2019 में गाइडलाइंस पास की थी कि कोई भी जो नदी है, अगर उसकी BOD 3 mg पर लीटर या उससे कम हो और डिजॉल्व ऑक्सीजन 5 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 500 mpn पर 100 ml या उससे कम हो, तो वो नदी जो है स्वच्छ नदी मानी जाएगी, स्वस्थ नदी मानी जाएगी। BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD एक तरीके का से कम होना चाहिए, BOD 3 mg पर लीटर या उससे कम होना चाहिए। और ये होता ये है कि किसी भी पानी में ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको गलाने के लिए उनमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ऑक्सीजन चाहिए, ये है आपका BOD। अगर BOD किसी नदी की बढ़ रही है तो उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वो कम होगा। ओके। क्योंकि वो जो बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वही लेके वो उसको गलाएगा। तो जैसे जैसे आप अगर पानी में कुछ भी डाल दें तो उसकी BOD बढ़ेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, नदी पोल्यूट होगी। ओके। उनके साथ साथ आता फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का मतलब होता है मल में पाए जाने वाला बैक्टीरिया। ये आप देख रहे हैं नदियों में जो होता है कि ह्यूमन और एनिमल में ये फीकल कॉलीफॉर्म, ह्यूमन और एनिमल के पैखाने में पाया जाता है। ये जो पैखाने में जो बैक्टीरिया होती है, तो ये होता ये है कि हमारे घरों से या जो है डेयरी इंडस्ट्रीज है, उनसे जो है अगर अनट्रीटेड वेस्ट जो है अगर जाएगी नदी में तो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंक्रीज होगी। अब मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो फरवरी मंथ की रिपोर्ट जो है काफ़ी चौंकाने वाली आई थी यमुना जी की।
असगरपुर में यमुना नदी में जो है फरवरी 2025 में डीपीसीसी की रिपोर्ट है कि फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो लेवल है वो 1,60,00,000 एमपीएन पर 100 ml हो गया था पूरे 1,60,00,000 एमपीएन पर 100 ml। ये यमुना नदी की बात कर रहा हूँ। एमपीएन एक यूनिट है जनाब। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल नंबर वो एक यूनिट है जो 100 ग्राम में 100 ml में जो है आपको 1,60,00,000 बैक्टीरिया मौजूद है। आप सोच लीजिए वो पानी किसी योग्य नहीं है। अब एक और जबकि उसकी जो सैंक्शन जो लिमिट है वो कितनी है? वैसे 500 एमपीएन पर 100 ml ये डिजायरेबल है, मैक्सिमम 2500 एमपीएन होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम 2,500 होना चाहिए वो 1,60,00,000। 1,60,00,000 आप सोचिए पानी किस योग्य होगा। तो और एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो सीपीसीबी के गाइडलाइंस है, जो रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं हम, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गई, जो हम सलाद में यूज़ करते हैं, उसकी जो सिंचाई होती है उसके पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 5,000 एमपीएन या उससे कम होना चाहिए पर 100 ml में। पर इस पानी का अगर हम सिंचाई करेंगे और वो रॉ वेजिटेबल आप खाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, वही तो तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि ना केवल जो पानी की जो प्रदूषण है वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट कर रहा है, बट इनडायरेक्टली आपके फूड के जरिए भी हाँ, आपके प्लेट में आ रहा है जी। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ऑलरेडी हम लोग जो जियोजेनिक कंटामिनेशन है उससे जूझ रहे हैं। जी। मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री की थी कि किस तरह से आर्सेनिक का जो कंटामिनेशन का फ्लोराइड भी है, नाइट्रेट भी पानी में है, तो बहुत से हैवी मेटल्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे अगला सवाल पूछने से पहले दर्शकों को कि भारत में प्रतिदिन 72,000 MLD से अधिक सीवेज पैदा होता है। ये मैं आंकड़े जो है इसका सोर्स भी आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और केवल 28% ही पूरे देश में ये 72,000 MLD जो हो रहा है, और पंकज जी मुझे समझा रहे थे कि ये 72,000 MLD अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ज़्यादा है वो सीवेज। ये तो हम सिर्फ वो बता रहे हैं जितनी पानी की सप्लाई करते हैं उस हिसाब से नाप लेते हैं कि भैया इतना पानी सप्लाई किया तो इतना ही होगा या उससे कम ही होगा जो सीवेज है। 72,000 में से केवल 28% का हम जो है वो ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और दिल्ली में 36 या 37 STP हैं, अभी पंकज जी इस बारे में बेहतर तरीके से बताएंगे। तो ये 3 दर्जन STP में होने के बावजूद 1,000 MLD यानी 100 करोड़ लीटर पर डे जो बिना ट्रीटमेंट किया हुआ सीवेज जो है वो बह रहा है। आधे से अधिक ट्रीटमेंट प्लांट CPCB द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तो पंकज जी ये एक बड़ी स्थिति है कि दिल्ली में आप क्या देख रहे हैं? आप तो हर महीने का डेटा चेक करते हैं जी। तो क्या कहते हैं दिल्ली के कितने सीवेज प्लांट हैं, कैसा वो काम कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली की अगर मैं मार्च 2025 की रिपोर्ट की बात करूं तो अभी 36 प्लांट की रिपोर्ट्स वो भेज रहे हैं। वैसे 37 STPs है, इस महीने से 37 की रिपोर्ट आई। तो अगर मार्च की मैं 36 की बात करूं, 36 में से सिर्फ 12 STP जो है मानकों पे काम कर रही है। 36 में से मतलब आपके पास 3 दर्जन है, 33%, एक तिहाई बस 24 जो है वो गाइडलाइंस के मानकों पे काम नहीं कर रही है। और यही STPs अगर मान लीजिए कि यमुना में पोल्यूशन का कारण क्या है, आपने कहा कि 100 करोड़ लीटर आप अनट्रीटेड पानी बाहर है, बट 350 करोड़ लीटर से ज़्यादा आप पानी ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो भी प्रॉपर ट्रीटेड होता तो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से जो है जेन्युइन नहीं है, उनमें भी बहुत सारे फैब्रिकेशन है। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। मार्च मंथ में क्या है कि दिल्ली में 36 में से सिर्फ 12 STP काम कर रहे थे, और फरवरी में जो है 36 में से 20 STP काम कर रहे थे गाइडलाइंस पे। अब यमुना के वाटर क्वालिटी में क्या है, जब फरवरी में 36 में से 20 काम कर रहे थे तो यमुना का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। और मार्च में क्या हुआ, 36 में से जब 12 ही काम कर रहे हैं तब जाके यमुना की पोल्यूशन कम हो गई। इसका मतलब ये है कि आप STP बंद कर दोगे तो यमुना का पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, फ्लॉड बात है। तो ये तो है, डेटा फैब्रिकेट कर रहे हैं। और रिडक्शन कितना है कि फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है, जो 1,60,00,000 था असगरपुर में, वो आप 13 लाख कर दिए घटा के। और आपकी STP जो है वो ख़राब ट्रीट करने लगी। उनके साथ साथ जितने भी दिल्ली के ड्रेन्स है वो फरवरी मार्च का आप कंपेयर करेंगे तो मार्च में जो है दिल्ली की ड्रेन्स की पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब पहले फरवरी में 4 ड्रेन 100 के ऊपर था BOD, बट मार्च में जो है
6 ड्रेन की बीओडी सोर्स ऊपर। आपने एक पप्पन कला का अभी एक टीवी चैनल पे पप्पन कला का एसटीपी दिखाया था जो सही काम कर रहा है, और उस एसटीपी में मैं बताना चाहता हूँ कि उससे जो पानी निकल रहा है उससे पंकज जी ने बताया था कि कैसे यमुना में अगर वो पानी छोड़ा जाता है तो कोई दिक्कत उस पानी से नहीं होने वाली। उसके बाद पानी का यमुना का फ्लो बढ़ेगा, यमुना बेहतर होगी, पुनर्जीवित होगी। लेकिन वैसा काम करने वाले एसटीपी का दुक्का ही है। और दूसरा, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए लेक्स भी बना सकते हैं, तो आपका वाटर टेबल भी बढ़ेगा। अभी हम सेक्टर 54 में, जो नोएडा के सेक्टर 54 में, दिल्ली एनसीआर के इलाके में हम हैं और वहीं बैठे हुए हैं अभी। तो सेक्टर 54 का जो वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 87 MLD उस प्लांट की 2 यूनिट्स की कुल मिला के क्षमता है, उसका दौरा करके आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उससे उन्होंने एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। उसके साफ पानी से हमने बना दिया है, लेक बना दी, वेटलैंड बना दी, को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने कुछ देर पहले वहीं पर पंकज जी के साथ जाकर पंकज जी से बात की थी। तो पंकज जी ने मुझे दिखाया कि उस से जो निकलने वाला पानी है वो कैसा है। इस बारे में पहले हम देखते हैं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, इतना स्वच्छ पानी, ये हम लोग अभी नोएडा सेक्टर 54 के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं। यहाँ पे 2 एसटीपीज है, 54 MLD की और 33 MLD की। उसका ट्रीटेड वेस्ट वाटर है। आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए, आपको लगेगा किसी नदी का पानी हमने उठाया है। पर ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये हमारे आपके घरों से निकला हुआ लेटरिन बाथरूम का पानी है, वो ऐसा हो गया है। अगर हम ईमानदारी से काम करें, जैसे नोएडा सेक्टर 54 की एसटीपी कर रही है, तो हम इस तरीके का मिरेकल कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान नोएडा अथॉरिटी का भी है कि वो उनका कंसिस्टेंट एफर्ट कि जो नोएडा का वेस्ट वाटर है उसको एज अ वेल्थ के क्रिएट करना, वो क्रिएट कर चुकी है। और ये जो पानी देख रहे हैं आप, ये पानी यहाँ से हॉर्टिकल्चर के लिए जा रहा है। और वहाँ पे देख रहे हैं पानी, इस साइड में जो आप देख रहे हैं पानी, वो पानी फिर वहाँ से लेके जाया जा रहा है आपको वेस्ट टू वेटलैंड प्लांट के लिए। तो आप देखेंगे कि वो गंदा पानी जो आपका घर का मलमूत्र था, एक टाइम था कि वो नदियों में जाके नदी को गंदा करती थी, पर आज उसको प्रॉपर ट्रीट करके एक वेल्थ के तौर पे बनाया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में जो आप ग्राउंड वाटर लेते हैं, आप ये पानी डाल रहे हैं और इससे जो है मतलब सिंचाई भी हो रही है, गार्डनिंग हो रही है, गोल्फ कोर्स में पानी जा रहा है। तो इससे हो ये रहा है कि हमारा ग्राउंड वाटर भी बच रहा है, और वो जो वेस्ट वाटर जो नदियों को जाके गंदा करता था, ड्रेन्स को गंदा करता था, वो एक वेल्थ के तौर पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर अपने देश की सारी एसटीपीज अगर इस तरीके से काम करें, तो हम जो है अपने देश के जो वाटर क्राइसिस की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसको बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं अपने वेस्ट वाटर को जो है प्रॉपर ट्रीट करके। तो ये नोएडा में जो प्लांट है, ये हम कह सकते हैं कि इट कैन वर्क एज ए मॉडल। इसके इस तरीके से हम मानते हैं नोएडा अथॉरिटी काफ़ी समृद्ध अथॉरिटी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं करने के लिए। बट इस चीज़ को अगर 70% भी दूसरी जगह रेप्लिकेट हो तो बेहतर आ सकती है। ये जो देख रहे हैं, ये पार्क, इस पार्क में जो पानी आ रहा है जी, वो नोएडा के एसटीपीज का ही पानी जो है यूज किया जा रहा है इस पार्क को डेवलप करने के लिए। वहीं पे आपने देखा कि वेटलैंड बनाया गया, वहाँ पे प्रकृति भी जीवित हो रही है। आपका जो वेस्ट वाटर था, जो प्रकृति को नष्ट कर सकता था, उस वेस्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीट करके जो है प्रकृति को बचाया जा रहा है। वहाँ पे आपने कल देखा हमने कि कितने सारे बर्ड्स थे उस पार्क वेटलैंड में, और जो है ग्राउंड वाटर को भी वो रिचार्ज कर रही है। और बहुत से एसटीपीज है, जैसे कि हम भले जैसे अभी हमने बात की थी पप्पन कला 2 की, जो है न्यू वाली जो एसटीपी है पप्पन कला की, उस पानी से भी जो है पार्क डेवलप किया जा रहा है, सॉरी वेटलैंड डेवलप किया जा रहा है, और जो है और उस पानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। दिल्ली के कुछ एसटीपीज का पानी जो है कंस्ट्रक्शन में रीयूज होगा, और जो पॉलिसी है अपने देश की यही है, जो कंस्ट्रक्शन में जो पानी यूज होगा हमारा, वो हमें ट्रीटेड वेस्ट वाटर यूज़ करना है। बट बात यहाँ पे ये है कि पहले आप प्रॉपर ट्रीट तो करें। जो नाले वाटर के पानी के लिए निकाले जाते हैं, उन नालों में कचरा भर दिया जाता है। उनका सीवेज से कोई कंफ्यूज मत होइएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सड़क के किनारे नाले जो आप देखते हैं वो सिर्फ पानी के बहने के लिए हैं, ताकि बरसात का पानी। लेकिन वहाँ पर इतना कचरा डाला जाता है, इतनी गंदगी डाली जाती है कि वो नाले बिल्कुल, ड्रेन जो है वो उसकी हालत ख़राब है। तो नाले को गंदा ही होना चाहिए, मेंटेलिटी जो है वो गलत है। नाले अगर स्वच्छ पानी का एक बॉडी की तरह बहें तो हम इसका मतलब सफल हैं, अगर वो नहीं बह रहे हैं तो इसका मतलब हम असफल हैं। तो देखिए, एक जो हमारा जो ड्रेन होता है, जो नाला होता है, उसका काम क्या है। मानिए कि अभी दिल्ली में बारिश होगी,
तो वो बारिश हुआ, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो वो पानी, नाले का काम है आपके शहर का पानी जो आपके शहर से निकाल के नदी तक ले जाना। उसका काम ये नहीं कि आपके घर का गंदा पानी या इंडस्ट्री का गंदा पानी बहाए। पर और एक चीज़ नागरिकों को सीखना पड़ेगा कि आप नाले में किसी भी प्रकार का कचरा ना डालें। अगर आप नाले में सॉलिड वेस्ट डाल रहे हैं या अपने घर का कचरा डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है नदी को गंदा करने में बहुत बड़ा भागीदार बन रहे हैं। तो हमें भी समझना पड़ेगा, हमें भी जो है नाले को स्वच्छ रखने में आपका भी सहयोग चाहिए, सरकार को और देश को भी। तो ये बात जो मैंने पहले भी बताई थी, हम इससे अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पानी अगर सीवेज ट्रीटमेंट ठीक से होता है और साफ़ पानी को हम रख सकते हैं, तो उसका रिसाइकलिंग जो है तमाम चीज़ों के लिए जो पंकज जी ने बताया उसमें तो हो ही सकता है, लेकिन उसकी रिसाइकलिंग पीने के पानी के लिए भी कई देश कर रहे हैं जी। जैसे अमेरिका, उसके कुछ राज्य, टेक्सास जिसमें शामिल है, और एल पासो सिटी अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ की वो 40% से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पानी की पूरी कर रहे हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट होके आता है। इसी तरह से सिंगापुर में आधे से ज़्यादा पानी उनका सीवेज ट्रीटमेंट के साथ वो लाते हैं, उसे न्यू वाटर वो कहते हैं। मलेशिया, इसके अलावा इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ये सारे देश हैं जो ये काम कर रहे हैं और इस वेल्थ को जो हम सीवेज निकलता है इसको एक रिसोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पंकज जी हमें बताएंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी जो है वो पीने लायक या नहाने लायक तो अक्सर नहीं होता, तो उसको कहाँ भेजना पड़ेगा और कैसे हम उसको दोबारा बना सकते हैं पीने लायक? पानी को अगर हम पीने के योग्य बनाना चाहते हैं, अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अच्छा ट्रीट कर रही है, 5-6 BOD मेंटेन कर रही है, तो उसको WTP पे भेज के उनको जो है पीने के योग्य बनाया जा सकता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब एक बात और कहेंगे कि कोरोनेशन पिलर की STP जब दिल्ली में बनी थी, वो काफ़ी एडवांस बनी और उसमें टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट का बात किया गया कि इसमें टर्सरी ट्रीटमेंट लगाएंगे, जो अभी डेवलप हो रहा है। तो कहा गया कि जब टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट उसमें डेवलप हो जाएगा, वो टर्सरी ट्रीटमेंट वहाँ होने लगेगी, तो उस पानी को यमुना के वजीराबाद बैराज के अप स्ट्रीम में डालेंगी, जिससे दिल्ली का जो वाटर कंजम्पशन है उसका कम हो। क्योंकि होगा ये कि जो टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद वो पानी वहाँ से जाके यमुना जी में डालेंगे, यमुना जी का फ्लो बढ़ेगा और वो पानी फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगी, ट्रीट होके फिर दिल्ली के यूज़ के लिए आएगी। तो अपने देश में भी ऐसा चल रहा है, जैसे नोएडा में अभी वहाँ पे टर्सरी ट्रीटमेंट का चल रहा है प्लांट। तो वो जब टर्सरी ट्रीट होगी तो पानी और वाटर क्वालिटी बेहतर होगी। तो हो सकता है कि अगर हम इतना बेहतर कर पाएँ कि आने वाले दिनों में हमारी जो हम डिपेंडेंट है कि जो ह्यूमन यूज के वाटर के लिए कि हम गंगा अपर कनाल का पानी यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो 400 mld आ रहा है या 500 mld आ रहा है वो 200 ही हम ले, हम 300 यहीं से कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि हम इसको टर्सरी ट्रीटमेंट पे ले जाएं और पानी को ऐसा बनाएं कि ह्यूमन यूज के लायक भी ये पानी हो जाए। आखिर में मैं एक बात शुक्रिया अदा करने के साथ हिमांशु ठक्कर जी के बारे में कहना चाहूँगा। उन्होंने जो वो जल विशेषज्ञ हैं, नदी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला पंकज जी, और अमेरिका में ये एक सांस्कृतिक प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है भैया सीवेज का ट्रीट किया हुआ पानी है, जबकि हमारे चारों ओर ग्राउंड वाटर से सब कुछ कहीं ना कहीं सोर्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उसको पी नहीं सकते, चाहे वो पीने की क्वालिटी जितना ही साफ़ है। तो उन्होंने उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना शुरू किया और जब ग्राउंड से निकल के आया तो लोगों ने उसे फिल्टर करके पीना में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ग्राउंड वाटर लोग पीते ही हैं। तो ये एक तरीका भी है लोगों की हिचक मिटाने का उन जगहों पर जहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम है सीवेज का पानी ट्रीट करके पीने का। लेकिन ये एक बहुत ही इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव, बिजली खर्च करने वाली जो एक प्रोसेस है, ये भी हम बताना चाहते हैं। इसलिए साफ है कि हम गंदा ही न करें पानी को। एक चीज़ और सर मैं ये कहना चाहता, देखिए आप गंगा जी जो अप स्ट्रीम पे है, जैसे ऋषिकेश हैं, उसके ऊपर आप ले लें गंगोत्री है, यमुनोत्री है, जो अप स्ट्रीम की नदियाँ हैं वहाँ भी सीवेज जनरेट होती है, बट वहाँ पे ट्रीट करके वो डाला जा रहा है नदियों में, वही पानी फिर ट्रीट होकर हमारे पास भी आ रहा है। हाँ, लेकिन कई जगह मैंने देखा अभी कवर करते हुए नहीं भी किया जाता। जैसे उत्तरकाशी के इलाके में एक बार मैंने देखा था कि वहाँ का सारा सीवेज जो है वो डाल रहे हैं। वो तो नदी की ताकत है कि जब वो बह के आती है तो बहुत सारा कम कर देती है। और एक चीज़ और देखिए, ट्रीटेड और अनट्रीटेड में फ़र्क क्या होता है। जो सीवेज आती है, जो रॉ सीवेजेस होती है, उसकी BOD 150 से ज़्यादा होती है, 150 mg पर लीटर से ज़्यादा होती है। ट्रीट होने के बाद हमारी पॉलिसी है कि 10 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। अगर 10 mg पर लीटर से कम का BOD का जाएगा, जैसे आप देखेंगे हमने एक हरिद्वार में कवर किया था STP। हरिद्वार की STP जो है वो
5-6 बीओडी मेंटेन करती है, फिर वो गंगा जी में जा रही है। अगर अप स्ट्रीम पे गंगा जी या यमुना जी या जितनी भी नदियां हैं, उनमें जो अप स्ट्रीम पे उत्तराखंड या क्या कहते हैं हिमाचल, जो भी क्षेत्र में जो नदियां बह रही है, वहाँ जो सीवेज जनरेट होता है, उनको अगर हम बेहतर ट्रीट करें तो जो नदियाँ आ रही है ऊपर से, तो वो और स्वच्छ होके आएगी यहाँ पे, उसकी बीओडी और कम होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि हमको इस बात पर भी आवाज़ उठानी चाहिए, हालांकि वो अलग मुद्दा है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आके पानी को ख़राब करते हैं, और नदी की ताकत जो है वो एक मानव जो जनित जो गंदगी है उसको तो साफ़ कर सकती है वो बह के, पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट अगर आ जाएँ तो फिर उसको साफ़ करने के लिए तरीके अपनाने पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक ज्वाइन का लिंक भी दे रहा हूं, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ज्वाइन भी करें। और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपने यूट्यूब लॉगिन से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको एक सुपर थैंक्स का विकल्प दिखेगा, उसके ज़रिए भी मदद आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।